उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में मेज के पीछे एक अधीर उम्र आदमी बैठा हुआ था, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें साइडों पर तीरों की तरह निकली हुई थी। इसके चेहरे पर बेपनाह सख्ती और खबासत मौजूद थी। ये सूरमा सिंह था, जो काफरिस्तान के बहरी स्मगलिंग का किंग समझा जाता था। वो शराब की बोतल हाथ में पकड़े बैठा हुआ था, जबकि दो खूबसूरत और नौजवान लड़कियां उसकी कुर्सी के दोनों बाजुओं में बैठी उसे इस तरह बार बार लिपट रही थी जैसे लोहा मकनातीस से चिमट जाता है। कि मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो एक लड़की ने कुर्सी के बाजू से उठकर मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, लूसी बोल रही हूँ, इस लड़की ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। बॉस से बात कराओ लूसी, मैं राणा सिंह बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लूसी जानती थी कि राणा सिंह सूरमा सिंह के तमाम कारोबार का अमली तौर पर इंचार्ज है। राणा सिंह का फोन है। लूसी ने रिसीवर सूरमा सिंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या बात है राणा, क्यों इस वक्त फोन किया है? सूरमा सिंह ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा, बॉस, पाकिस्तान से आंखों की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, इसलिए मतलूबा तादाद पूरी नहीं हो रही, और अगर मजीद देर हो गई तो जो कुछ मौजूद है वो भी ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आप पाकिस्तान बात करें ताकि सप्लाई मुकम्मल हो तो रवानियाँ भिजवाई जा सके। राणा सिंह ने मौतबाना लहजे में कहा। अच्छा, मैं बात करता हूँ, सूरमा सिंह ने कहा, और फिर हाथ बढ़ाकर उसने खुद ही कॉरिडोर दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फैशन क्लब, लेकिन उस्मानी आवाज सुनाई थी। सलामत से बात कराओ, मैं सूरमा सिंह बोल रहा हूँ, सूरमा सिंह ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, सलामत बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। सूरमा सिंह बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से तुम्हारी तरफ से इस माह सप्लाई नहीं आ रही, क्यों? सूरमा सिंह ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें इतला तो दे दी थी कि यहाँ इस कारोबार के खिलाफ इंटेलिजेंस और स्पेशल पुलिस काम कर रही है। हमारे सप्लाई करने वाले 2 स्पेशल ग्रुप हलाक कर दिए गए हैं, इसलिए चीफ बॉस ने इस काम को क्लोज कर दिया है। अब जब तक मामलात दुरुस्त नहीं हो जाते हमारी तरफ से कोई सप्लाई नहीं आएगी, सलामत ने जवाब देते हुए कहा। तो क्या तुम्हारा नेटवर्क इतना कमज़ोर है कि पुलिस और इंटेलिजेंस को भी नहीं संभाल सकता? सूरमा सिंह ने गुस्से लहजे में कहा। मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता, उसी तरह से सलामत ने झटकेदार लहजे में कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। नॉनसेंस, बैनुल अक़वामी सतह पर काम करते हैं और पुलिस और इंटेलिजेंस को नहीं संभाल सकते, सूरमा सिंह ने कहा, और उसके साथ ही उसने एक बार फिर कॉरिडोर दबाया और फिर टोन आने पर उसने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फ्यूगर क्लब, राब्ता कायम होती ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। काफरिस्तान से सूरमा सिंह बोल रहा हूँ, फ्यूगर से बात कराओ, सूरमा सिंह ने तेज लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, फ्यूगर बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक करख्ती आवाज़ सुनाई दी। सूरमा सिंह बोल रहा हूँ काफरिस्तान से, सूरमा सिंह ने कहा। ओह, तुम क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। सप्लाई के दिन करीब आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान से सप्लाई आना बंद हो गई है और अभी वहाँ से सप्लाई आने की कोई तवक्को भी नहीं है। तो फिर ऐसा है कि जो सप्लाई मौजूद है वो मैं ले आता हूँ, वरना ज़्यादा दिन गुजरने के बाद वो ख़राब हो जाएगी, सूरमा सिंह ने कहा। सॉरी सूरमा सिंह, अब किसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं, जो सप्लाई मौजूद है उसे ज़ाया कर दो, या अपने तौर पर वहाँ काम कर सको तो कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा। तो सूरमा सिंह बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो, क्या मतलब? सूरमा सिंह ने हलक से बल चीखते हुए कहा। चीखो मत, मैं ऐसा लहजा सुनने का आदी नहीं हूँ, दूसरी तरफ से यकलख्त कुर्राते हुए लहजे में कहा गया। मैं तो हैरत की शिद्दत से चीख रहा हूँ, क्या हुआ है? इस बार सूरमा सिंह ने नरम लहजे में कहा, क्योंकि उससे मालूम था कि फ्यूगर एक बहुत बड़े ग्रुप का हेड है और ये ग्रुप पूरे यूरोप में फैला हुआ है, जबकि वो खुद सिर्फ काफरिस्तान तक ही महदूद था। इस बिज़नेस का मजबूरन क्लोज करना पड़ा है, क्योंकि ये बिज़नेस रेड लाइट क्लब के ज़रिए किया जाता है और सप्लाई रेड क्लब के सुपर चीफ और एक और तंजीम काकास के सरबरा और रामानिया के सबसे बड़े आदमी लॉर्ड ऑस्लो को होती थी, जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ था और बच्चों की आंखें पूरी दुनिया में इंतहाई गिरां कदर कीमत पर फरोख्त की जाती थी। लेकिन अचानक यहाँ तूफान आ गया है। रेड लाइट क्लब का फादर मर्फी आई बिजनेस के सेक्शन इंचार्ज रचमेंट और रेड लाइट के चीफ बॉस किंग को हलाक कर दिया गया है। किंग का हेडक्वार्टर मिसाइलों से उड़ा दिया गया है और रेड लाइट क्लब का भी यही हशर हुआ है, और लॉर्ड ऑस्लो का मेंशन भी मिसाइलों से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है।
वहां से लॉर्ड ऑस्लो की लाश मिली है। उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया है। बेशुमार अफराद हलाक हुए हैं और सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो दरमियानी आदमी था। मेरा काम सिर्फ इतना था कि तुमसे सप्लाई लेकर रचमंड तक पहुंचाता था और रचमंड से ये सप्लाई काकास तक पहुंचाती जाती थी और इस तरह एक मुकम्मल नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन अब ये नेटवर्क ख़त्म हो गया और अब मेरा इस बिज़नेस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। इसलिए मैंने बड़े आज़म अफ्रीका में भी तमाम सप्लायर को कह दिया है कि वो अब मुझे सप्लाई ना भेजें, और मैं तुम्हें भी कॉल करने ही वाला था कि तुमने खुद कॉल कर लिया। इसलिए अब तुम जानो और सप्लाई जाने। गुड बाय। फ्यूगर ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सूरमा सिंह का चेहरा लटक सा गया। उसने ढीले हाथों से रिसीवर रख दिया। क्या हुआ बॉस? लूसी ने कहा। कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बंद हो गया। ठीक है, अब मैं खुद कोशिश करूंगा। राणा सिंह से मेरी बात कराओ। सूरमा सिंह ने बेइख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा तो लूसी ने जल्दी से रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से राणा सिंह की आवाज सुनाई दी। लूसी बोल रही हूँ, चीफ बॉस से बात कर लो, लूसी ने कहा और रिसीवर सूरमा सिंह की तरफ बढ़ा दिया। हेलो राणा सिंह, सूरमा सिंह ने कहा। यस बॉस, राणा सिंह ने मौतबाना लहजे में कहा। जितनी सप्लाई मौजूद है उसे ज़ाया कर दो और तमाम सप्लाई सेंटर्स को कह दो कि ताहुक्म सानी सप्लाई बंद कर दें, सूरमा सिंह ने कहा। क्या कह रहे हैं बॉस आप? क्या मतलब? राणा सिंह ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो सूरमा सिंह ने उसे फ्यूगर से मालूम होने वाली तफसील बता दी। यस बॉस, इसका मतलब यह है कि यह बहुत बड़ा सेटअप ख़त्म हो गया, राणा सिंह ने तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, फिलहाल तो बंद हो गया है क्योंकि हमारे पास तो ऐसे कोई ज़राए नहीं है कि हम सप्लाई को आगे फ़रोख्त कर सकें, इसलिए ख़त्म कर दो सब कुछ। जो हो गया सो हो गया, सूरमा ने कहा। बॉस, ये सब कार्रवाई रामानिया में किसने की होगी? राणा सिंह ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। किसी ने भी की है, हमारा तो बहरहाल रास्ता रुक गया, सूरमा सिंह ने कहा तो इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। तुम दोनों जाओ, सूरमा सिंह ने लूसी और दूसरी लड़की से कहा। वो दोनों तेज़ी से कमरे के अकबी दरवाजे में गायब हो गई और सूरमा सिंह कुछ देर खामोश बैठा रहा। फिर उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। टॉप हिल्स क्लब। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। काफरिस्तान से सूरमा सिंह बोल रहा हूँ, जेरी से बात कराओ, सूरमा सिंह ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो जेरी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सूरमा सिंह बोल रहा हूँ काफरिस्तान से, सूरमा सिंह ने कहा। ओह, तुम आज कैसे फ़ोन किया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बिजनेस में? जेरी ने हंसते हुए कहा। मेरा एक बिज़नेस था रेड लाइट क्लब से, वो अचानक बंद हो गया है और मुझे मालूम हुआ है कि रेड लाइट क्लब के मर्फी रचमंड और किंग को हलाक कर दिया गया है और काकास के चीफ लॉर्ड ऑस्लो को भी हलाक कर दिया गया है। मैंने सोचा तुम्हें बहरहाल मालूम होगा कि इसलिए तुमसे पूछ लूं कि अचानक ये सब क्या हुआ है और किसने किया है, सूरमा सिंह ने कहा। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एक आदमी अली इमरान को जानते हो? दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं, ये तो मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। क्या तुम्हारा मतलब है कि ये कार्रवाई पाक एशिया की तरफ से हुई है? सूरमा सिंह ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये इमरान दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट समझा जाता है। उसे रेड लाइट के किसी ऐसे बिजनेस का इल्म हुआ जो इसके नज़दीक इंतहाई जालिमाना और गैर इंसानी था। चनाचा वो पाक एशिया से अपने साथियों समेत यहाँ पहुंचा और फिर रचमंड मर्फी और किंग और फिर लॉर्ड ऑस्लो सब खत्म हो गए। रेड लाइट का हेडक्वार्टर, क्लब सेक्शन सब मिसाइलों से उड़ा दिए गए। लॉर्ड ऑस्लो को काकास का हेडक्वार्टर बमों से उड़ा दिया गया। लॉर्ड ऑस्लो की रहायशगाह को मिसाइलों से तबाह कर दिया गया और लॉर्ड ऑस्लो को मशीन गनों की गोलियों से इस तरह छलनी कर दिया गया कि उसके जिस्म के एक एक उज़्व पर गोलियां मारी गईं। जेरी ने कहा तो सूरमा सिंह की आंखें हैरत से फैलती चली गई। क्या ये सब लोग इस कदर कमज़ोर थे कि चंद अफराद ने इनका हशर नशर करके रख दिया? सूरमा सिंह ने हैरत भरे लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से जेरी बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम इमरान को जानते ही नहीं, इसलिए ये बातें कर रहे हो। और सुनो, अगर तुम्हारा बिजनेस रेड लाइट क्लब से है जैसे इमरान ने जालिमाना कहा है तो फिर तुम फौरी तौर पर यह बिजनेस बंद कर दो, वरना तुम्हारा भी सारा सेटअप तिनकों की तरह बखेर दिया जाएगा, जेरी ने कहा। अरे नहीं, मेरा किसी जालिमाना बिजनेस से क्या ताल्लुक? तुम्हें मालूम तो है कि मैं बहरी स्मगलिंग करता हूँ और रेड लाइट क्लब वाले मेरे जरिए बिजनेस करते थे, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हें यह सब कुछ इतनी तफसील से कैसे मालूम हुआ? सूरमा सिंह ने कहा। इमरान मेरा दोस्त है। मैं किसी वक्त क्रीमिया की एक सरकारी एजेंसी में काम करता था, फिर मैं उसे छोड़कर यहाँ रामानिया में क्लब बिजनेस में आ गया। इमरान अपने साथियों समेत मुझसे मिलने आया था, इसने ये सब तफसील मुझे बताई है, जेरी ने जवाब देते हुए कहा।
ٹھیک ہے شکریہ، سرما سنگھ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ چیری کی باتیں سن کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ معاملات بہت اونچی سطح کے ہیں، اس لیے اسے اس سلسلے میں خاموش ہی رہنا چاہیے۔ صدیقی اپنے ساتھیوں نعمانی، چوہان اور خاور کے ساتھ 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر کے سٹنگ روم میں موجود تھا۔ یہ مشن تو کسی صورت آگے بڑھ ہی نہیں رہا صدیقی، نعمانی نے کہا۔ اب کیا کریں، جہاں پہنچتے ہیں آگے راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، ان لوگوں نے بڑا سخت جال بچھایا ہوا ہے، صدیقی نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید آگے بات ہوتی تو کال بیل کی آواز سنائی دی تو وہ سب بھی اختیار چونک پڑے۔ میں دیکھتا ہوں کون ہے، نعمانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خیال رکھنا، صدیقی نے کہا تو نعمانی سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد کار کی اندر آتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ، یہ عمران صاحب کی سپورٹس کار کی مخصوص آواز ہے، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا تو باقی ساتھیوں نے بھی اسبات میں سر ہلا دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل آسمان، سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی عمران نے کہا۔ اہل آسمان کیا مطلب ہوا عمران صاحب؟ صدیقی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ سٹار تو آسمان پر ہی جگمگاتے ہیں، عمران نے کہا تو صدیقی سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ نعمانی بھی عمران کے پیچھے اندر آ گیا۔ عمران صاحب، آپ تو جوزف اور جوانا کے ساتھ رمانیہ گئے ہوئے تھے، کیا کب واپسی ہوئی؟ صدیقی نے پوچھا۔ آج صبح واپس آیا ہوں، تم سناؤ، ان بچوں کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا تو صدیقی نے کرمو-دادا کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اس ڈاکٹر لیاقت کی کوٹھی پر چھاپا مارا گیا۔ ڈاکٹر لیاقت کا بھی وہی طریقہ تھا کہ بچوں کی آنکھیں نکال کر مخصوص ڈبوں میں محلول میں رکھ کر وہ مخصوص لاکر میں رکھ دیتا تھا اور پھر لاکر سے یہ ڈبے پر اسرار طور پر نکال لیے جاتے تھے اور اس سے بھاری رقم لاکر میں پڑی مل جاتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے اسے اور اس کی کوٹھی کے تمام ملازموں کو جو اس کے ساتھ مل کر یہ غیر انسانی کام کر رہے تھے ہلاک کر دیا۔ لیکن ہم پھر وہی پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے۔ میں نے آپ کو فلیٹ پہ فون کیا تھا تاکہ آپ سے مشورہ کیا جا سکے کہ مین آدمی تک کیسے پہنچا جائے، لیکن سلیمان نے بتایا کہ آپ جوزف اور جوانا کے ساتھ اچانک رمانیہ چلے گئے ہیں۔ صدیقی نے کہا۔ ہاں، میں نے مین آدمی تک پہنچنے کے لیے دوسرا طریقہ استعمال کیا کہ جہاں یہ آنکھیں بھیجی جاتی ہیں وہاں سے معلوم کیا جائے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر کیا معلوم ہوا؟ صدیقی نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے ریڈ لائٹ کلب اور لارڈ آسلو کے سلسلے میں ساری تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارے سیٹ اپ کو ہی جڑ سے اکاڑ پھینکا تاکہ یہ کام آگے نہ بڑھ سکے۔ ویری گڈ، صدیقی نے کہا۔ ان کا خاتمہ ضروری تھا، ورنہ چند افراد کے ہلاک ہونے سے یہ ظالمانہ بزنس بند نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ خود بخود بند ہو جائے گا کیونکہ آگے اس کی کھپت نہیں ہوگی، عمران نے کہا تو صدیقی سمیت سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو آدمی اس پورے نیٹ ورک کے پیچھے ہیں اس کا پتہ چلنا چاہیے، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن کیا کریں، کوئی کلو ہی نہیں ملتا، صدیقی نے کہا تو عمران کے سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور عمران نے اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ نوٹرون بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد نوٹرون کی آواز سنائی دی تو صدیقی سمیت سب چونک پڑے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نوٹرون کافرستان میں چیف کا خصوصی ایجنٹ ہے۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ او عمران صاحب آپ، اسی طرف سے نوٹرون نے چونک کر کہا۔ چیف نے تمہیں سورما سنگھ کے بارے میں کوئی حکم دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ سورما سنگھ؟ نہیں، کیوں، کون ہے یہ؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ کافرستان کی بحری سمگلنگ کالنگ کا کنگ کہلاتا ہے اور اس کا مین اڈا ساحل کے پاس ایک ہوٹل ریلیکس میں ہے، عمران نے کہا۔ او اچھا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نوٹرون نے کہا۔ یہ سورما سنگھ ایک انتہائی ظالمانہ جرم میں ملوث ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے بچوں کی آنکھیں نکالنے اور بچوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اوہ ویری بیڈ، اس حد تک گر گئے ہیں یہ لوگ، نوٹرون نے انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس سلسلے میں جوزف، جوانا اور ٹائیگر کے ساتھ رمانیہ گیا تھا کیونکہ اس سارے بزنس کا مین گڑھ وہی تھا۔ وہاں میں نے ان سارے لوگوں کا خاتمہ کر دیا ہے جو اس بزنس سے متعلق تھے۔ ان کے اڈے اور ہیڈ کوارٹر سب تباہ کر دیے گئے۔ وہیں سے مجھے پتا چلا کہ ایشیا کے چند ممالک جن میں پاکیشیا بھی شامل ہے سے بچوں کی آنکھیں اس سورما سنگھ کو پہنچائی جاتی ہیں اور پھر سورما سنگھ چارٹر طیارے سے انہیں لے کر رمانیہ پہنچاتا ہے۔ اس اطلاع پر میں نے چیف سے درخواست کی تھی کہ وہ تمہیں کہہ کر اس سورما سنگھ سے معلومات کر حاصل کرے کہ پاکیشیا سے بچوں کی آنکھیں اسے کون بھجواتا ہے تاکہ یہاں کا اصل آدمی سامنے آ سکے، عمران نے کہا۔ میں معلوم کرتا ہوں، نوٹرون نے کہا۔ کتنا وقت لوگے اس کام میں؟ عمران نے پوچھا۔ اس سورما سنگھ کو گھیرنا پڑے گا،
پھر اسے اغوا کر کے کسی اڈے پر لے جانا ہوگا، تبھی معلوم ہوگا۔ نوٹران نے کہا، یہ لوگ انسان نہیں ہیں نوٹران، خونی درندوں سے بھی بدتر ہیں۔ کسی سوچ بچار اور پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ساتھیوں سمیت فل ریڈ کرو اور جو بھی نظر آئے اسے گولیوں سے اڑا دو اور اس سورما سنگھ کی گردن دبا کر اس سے سب کچھ معلوم کرو۔ اس کے پورے ہوٹل کو بھی میزائلوں سے اڑا دو۔ عمران نے انتہائی جارحانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کس نمبر سے بول رہے ہیں؟ نوٹران نے پوچھا۔ میں 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا اور ساتھ ہی یہاں کا فون نمبر بتا دیا۔ میں 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو یہاں فون کرتا ہوں۔ عمران صاحب، آپ واقعی درست کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کا وجود اس دنیا پر بوجھ ہے، نوٹران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کوریڈور دبایا اور ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی تو ایک بار پھر صدیقی اور اس کے ساتھی چونک پڑے۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، میں نے رامانیہ سے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ نوٹران کو حکم دے دیں کہ وہ سورما سنگھ کو ٹریس کر کے اسے بچوں کی ہلاکت کے سلسلے میں اصل آدمی کے بارے میں معلوم کرے۔ اب میں نوٹران کو فون کیا تو آپ نے اسے حکم ہی نہیں دیا تھا۔ عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ کیس سیکرٹ سروس کا نہیں ہے کہ میں نوٹران کو حکم دوں، یہ اصول کے خلاف ہے، تم اپنے طور پر اس سے بات کرو۔ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ یہ اصول بھی بعض اوقات مسئلہ بن جاتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چیف درست کہہ رہے ہیں عمران صاحب، وہ اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ اس جرم کی سنگینی اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ سیکرٹ سروس کا کیس نہیں ہے۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، سیکرٹ سروس کا نہ صحیح 4 سٹارز کا کیس تو ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، 4 سٹارز کا دائرہ پاکیشیا تک محدود ہے۔ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا۔ یس، صدیقی نے کہا، میں کافرستان سے نوٹران بول رہا ہوں، یہاں علی عمران صاحب ہوں گے۔ دوسری طرف نوٹران کی آواز آئی تو صدیقی نے رسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یس، علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ اتفاق سے سورما سنگھ اور اس کا اسسٹنٹ رانا سنگھ دونوں ہی ریلیکس ہوٹل میں مل گئے اور ہم نے آپ کے حکم کے مطابق ہوٹل میں فل آپریشن کیا۔ کم از کم 60 کے قریب آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس سورما سنگھ اور رانا سنگھ کو اغوا کر کے ہم نے اس پورے ہوٹل کو میزائلوں سے اڑا دیا اور رانا سنگھ کو معلوم ہے کہ اسے بچوں کی آنکھیں پاکیشیا سے ایک آدمی سلامت بھجواتا ہے۔ سلامت فیشن کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ہے، لیکن سورما سنگھ نے بتایا ہے کہ یہ سلامت بھی درمیانی آدمی ہے، وہاں کا اصل آدمی کوئی اور ہے جسے سلامت چیف باس کہتا ہے۔ اور پھر سورما سنگھ نے بتایا کہ اس نے سلامت سے بات کی تو سلامت نے بتایا کہ پاکیشیا میں پولیس اور انٹیلیجنس اس کاروبار کے خلاف حرکت میں آ گئی ہیں اور تقریباً تمام سپلائرز ہلاک کر دیے گئے ہیں، اس لیے فی الحال کاروبار بند کر دیا گیا ہے۔ نوٹران نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ یہ فیشن کلب کہاں ہے؟ یہ نام تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاکیشیا میں نہ جانے کتنے کلب ہیں، ہر بار نیا نام سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال ٹرانسمیٹر لے آؤ، میں ٹائیگر سے معلوم کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو صدیقی نے اٹھ کر ایک الماری سے لانگ ریچ ٹرانسمیٹر نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، اوور، چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر فیشن کلب کے بارے میں تمہیں معلوم ہے جس کا مالک اور جنرل مینیجر سلامت نامی آدمی ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، ارسلان روڈ پر ایک چھوٹا سا کلب ہے، ایک پرائیویٹ کوٹھی میں بنا ہوا ہے اور اونچے طبقے کا کلب ہے، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ تم وہاں پہنچو، 4 سٹارز وہاں پہنچ رہے ہیں، تم نے ان کے ساتھ مل کر آپریشن کرنا ہے اور سلامت کو ہر صورت میں اغوا کر کے 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر پہنچانا ہے، اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، میں پہنچ رہا ہوں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آپ نے اپنی بات نہیں کی عمران صاحب، صدیقی نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو 4 سٹارز میں شامل ہی نہیں ہوں، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ تو سپر سٹار ہیں عمران صاحب، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، بیچارہ جوکر کہاں سپر سٹار بن سکتا ہے، بہرحال تم جا کر اس سلامت کو اٹھا لاؤ، یا اگر اس کا یہاں لانا مشکل ہے تو وہیں اس سے اصل آدمی کے بارے میں معلوم کر لینا تاکہ اس نیٹ ورک کا خاتمہ کیا جا سکے۔ میں اپنے فلیٹ پر جا رہا ہوں، ضرورت پڑے تو مجھے کال کر لینا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب نے اسباب میں سر ہلا دیے۔ سیٹھ اکمل،
अपने ऑफिस में मौजूद था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सेठ अकमल बोल रहा हूँ। सेठ अकमल ने कहा। आसम बोल रहा हूँ जनाब, फैशन क्लब से। दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। तुमने क्यों कॉल की है? सलामत कहाँ है? सेठ अकमल ने कहा। जनाब, यही तो बताने के लिए कॉल की है। बॉस सलामत को उसके ऑफिस में हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो सेठ अकमल बेइख्तियार उछल पड़ा। क्यों? किसने ऐसा किया है? वजह? सेठ अकमल ने हैरत भरे लहजे में कहा। 1 घंटा पहले क्लब में 5 अफराद दाखिल हुए। इनमें से एक यहाँ का बड़ा बदमाश टाइगर भी शामिल था। उन्होंने बॉस सलामत से मिलने की बात की तो काउंटर पर मौजूद शख्स ने बॉस सलामत को फ़ोन किया तो उन्होंने टाइगर का नाम सुनकर इजाज़त दे दी और वो 5 इनके ऑफिस में चले गए। फिर तकरीबन 40 मिनट बाद वो सब वापस हॉल में आए और बाहर चले गए। मैंने कुछ देर बाद बॉस से एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उन्हें फ़ोन किया तो फ़ोन अटेंड ना किया गया, जिस पर मैं परेशान हुआ और मैं खुद वहाँ गया तो बॉस की लाश ऑफिस में पड़ी हुई थी। इनके ऑफिस के बाहर मौजूद मुसल्ला गार्ड की लाश भी ऑफिस में पड़ी थी। बॉस सलामत की एक आंख गायब थी और इनके चेहरे पर भी शदीद तशद्दुद के निशानात थे। मैंने फौरी तौर पर ऑफिस में मौजूद खुफिया कैमरे की फिल्म चेक की तो मालूम हुआ कि इन 5 ने बॉस सलामत से बच्चों की हलाकत के सिलसिले में बात की और बॉस सलामत के इनकार पर इंतहाई बेरहमाना अंदाज में तशद्दुद किया गया। उनकी आंख निकाल दी गई। बहरहाल बॉस सलामत ने आपका नाम बता दिया और आपकी रहायशगाह के बारे में भी बता दिया और ये भी बता दिया कि ये सारा नेटवर्क आपके तहत था, जिसे अब आप ने क्लोज कर दिया गया है। पुलिस और इंटेलिजेंस इसके पीछे लग गई है। आसम ने तफसील बताते हुए कहा। ओह वेरी बैड, इसका मतलब है कि अब वो लोग मुझ तक पहुंचेंगे। वेरी बैड। सेठ अकमल ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। जनाब, आप फौरन अंडरग्राउंड हो जाएं। आसम ने कहा। ठीक है, तुमने चूंकि इतला दे दी है, अब मैं उन्हें फौरी तौर पर संभालूंगा। तुम सलामत की जगह ले लो। इस बार सेठ अकमल का लहजा पहले की निस्बत संभला हुआ था। यस सर, थैंक यू सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो सेठ अकमल ने हाथ बढ़ाकर कॉरिडोर दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। शराफत खान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। सेठ अकमल बोल रहा हूँ। सेठ अकमल ने कहा। ओ आप बताएं क्या हुक्म है? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। क्या तुम किसी बदमाश टाइगर को जानते हो? सेठ अकमल ने कहा। बदमाश तो नहीं, अलबत्ता शरीफ बदमाश कहें। वो जराइम के आला तबकों में काम करता है, आम बदमाशी नहीं करता। क्यों? शराफत खान ने कहा। वो जो भी है बहरहाल उसे चेक करके अगवा कराओ और उससे पूछो कि उसके साथ 4 आदमी कौन थे जिनके साथ इसने फैशन क्लब में जाकर मेरे आदमी सलामत पर तशद्दुद करके उसे हलाक किया, और फिर इन 4 आदमियों को भी अगवा करके इनसे मालूम करो कि वो किसके कहने पर काम कर रहे हैं और फिर इन 5 को हलाक कर दो। सेठ अकमल ने कहा। हुक्म की तामील होगी सेठ, लेकिन मुआवजा दुगना होगा। शराफत ने कहा। मैं तुम्हें 3 गुना मुआवजा दूंगा, लेकिन काम इंतहाई तेजी से करो, जिस कदर जल्द अज जल्द हो सके। ये काम हो जाना चाहिए और इनके पीछे जो भी है इसके बारे में मुझे मालूम होना चाहिए। सेठ अकमल ने कहा। ऐसा ही होगा सेठ, आप जानते तो हैं मुझे। क्या मैं आपको इसी तौर पर इतला दी जाए? शराफत खान ने कहा। नहीं, मैं खुद तुम्हें कॉल करके रिपोर्ट ले लूँगा। मैं अभी मुल्क से बाहर जा रहा हूं। सेठ अकमल ने कहा और कॉरिडोर दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रजब अली बोल रहा हूं। राब्ता कायम होती ही एक आवाज़ सुनाई दी। सेठ अकमल बोल रहा हूं। सेठ अकमल ने कहा। हुक्म सर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यखलख्त इंतहाई मौतबाना हो गया। मैं पॉइंट नंबर 3 पर शिफ्ट हो रहा हूँ। सेठ अकमल ने कहा। ओह, क्या कोई खास बात हो गई है जनाब? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। हाँ, एक ग्रुप मेरे पीछे लगा हुआ है। मैंने शराफत खान को कह दिया है कि वो इस ग्रुप को ट्रेस करके हलाक कर दे, इसलिए जब तक शराफत खान कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर लेता मैं वहीं रहूंगा। अब यहाँ सब कुछ तुमने ही संभालना है। सेठ अकमल ने कहा। यस सर, आप बेफिक्र रहें, आप मुल्क से बाहर हैं और कहाँ हैं ये किसी को भी मालूम नहीं है। रजब अली ने जवाब दिया। ओके। सेठ अकमल ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और तेज तेज कदम उठाता हुआ ऑफिस से बाहर चला गया। उसे मालूम था कि रजब अली तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि रजब अली को इससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो उसके दोबारा सामने आने तक उसके तमाम कारोबार को बखूबी संभाल लेगा। वैसे उसे यकीन था कि शराफत खान का ग्रुप, जो पेशावर कातलों पर मबनी है, बहुत जल्द इस ग्रुप और उसके पीछे मौजूद शख्सियत को ट्रेस कर लेगा। इसलिए अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। टाइगर की कार तेजी से जॉनसन क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। वो कार में अकेला था। उसने 4 स्टार के साथ मिलकर फैशन क्लब में रेड किया था और सलामत ने खासे तशद्दुद के बाद जबान खोली थी कि बच्चों की हलाकत और उनकी आंखें निकालने के बारे में सारे नेटवर्क के पीछे सेठ अकमल है।
सेठ अकमल ज़राई अदवायात का बहुत बड़ा इम्पोर्टर था और सलामत ने यही बताया था कि सेठ अकमल दरे पर्दा ऊंचे जराए में मुलविस रहता है। चनाचा फैशन क्लब से निकलकर वो 4 स्टार्स के साथ उसके ऑफिस गया, लेकिन वहां से मालूम हुआ कि सेठ अकमल 4 रोज से मुल्क से बाहर है। वो उसकी रहाइश गाह पर गए तो वहां भी यही बात सामने आई कि सेठ अकमल कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर है, जिस पर 4 स्टार्स तो वापस चले गए। अलबत्ता टाइगर उनसे अलहदा होकर जॉनसन क्लब की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, क्योंकि सेठ अकमल की रहाइश गाह पर उसके खास मुलाजिम ने बताया था कि सेठ अकमल जब दारुल हुकूमत में होते हैं तो वो जॉनसन क्लब जरूर जाते हैं। चनाचा उससे ने सोचा कि वो जॉनसन क्लब जाकर मालूम करे कि वहाँ सेठ अकमल के बारे में ज़रूरी इत्तला मिल जाएगी कि वो कहाँ है और कब वापस आएगा, क्योंकि जॉनसन क्लब के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था कि वहाँ सेठ अकमल जैसे लोगों को उनकी अय्याशी का सामान मुकम्मल तौर पर मुहैया किया जाता है और ऐसे लोग मुल्क से बाहर जाने से पहले ये बताकर चाहते हैं कि वो कब वापस आएंगे, ताकि उनकी खास औरतों को इस तारीख के लिए पाबंद किया जा सके। जॉनसन क्लब के कंपाउंड गेट में उसने कार मोड़ी और फिर वो उसे सीधा पार्किंग की तरफ ले गया। अभी वो कार की खिड़कियां बंद ही कर रहा था कि एक और कार उसके साथ आकर रुकी। उसमें से 4 लंबे तड़ंगे आदमी बाहर आए। टाइगर ने कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के लिए भी टांग बाहर रखी ही थी कि इन चारों में से एक ने उसके सर पर कुछ चीज मारी तो टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर पर किसी ने एटम बम मार दिया हो, और उसके साथ ही उसके जहन पर गहरी तारीकी फैलती चली गई। फिर ये तारीकी रोशनी में तब्दील होना शुरू हो गई तो टाइगर को अपने जिस्म में दर्द की तेज लहरें से दौड़ती हुई महसूस हुई, और ये एहसास होते ही उसका शऊर एक झटके से जाग उठा। शऊर बेदार होते ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो लोहे की एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और इसके जिस्म को इंतहाई सख्ती से रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ बांध दिया गया है। उसने गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि वो एक तहखाने के कमरे में मौजूद था। इस कमरे का इकलौता दरवाज़ा बंद था, जबकि कमरा खाली पड़ा था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इस पर दीदा दलीली से जॉनसन क्लब में किसी ने हमला किया है, और इस वक्त वो कहाँ है कि दरवाज़ा खुला और एक लंबा तड़ंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके कांधे से स्टेन गन लटक रही थी। अलबत्ता उसने हाथों में एक कुर्सी उठाई हुई थी। उसने कुर्सी टाइगर के सामने कुछ फासले पर रख दी। तुम बदमाश ज़रूर हो टाइगर, लेकिन यहाँ बड़े बड़े बदमाशों की एक लम्हे में बातें खुल जाती हैं, इसलिए मेरा मशवरा है कि सरदार तुमसे जो कुछ पूछे तुम सच सच और फौरन बता देना। इस आदमी ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा और वापस मुड़ गया। 1 मिनट, ये तो बता दो कि तुम्हारा सरदार कौन है? टाइगर ने पूछा। शराफत खान का नाम सुना है क्या तुमने? इस आदमी ने मुड़कर कहा। शराफत खान? वो कौन है? मैंने तो नहीं सुना। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। सरदार शराफत खान है हमारा सरदार, और वो इंसान को इस तरह कुचल देता है जैसे कीड़े को एड़ी के नीचे कुचला जाता है, इस आदमी ने कहा और मुड़कर दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। शराफत खान ये कौन हो सकता है और उसने मुझे क्यों इस तरह अगवा किया है? टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। अलबत्ता इसके साथ ही उसने रस्सियों का जायजा लेना शुरू कर दिया और उसे ये देखकर बेहद हैरानी हुई कि रस्सियां इंतहाई अहमकाना और अनाड़ी अंदाज में बांधी गई थी और वो आसानी से इनकी गांठ खोलकर रस्सियों से आज़ादी हासिल कर सकता था। लेकिन इन रस्सियों में चूंकि लोहे की तारें मिक्स की हुई थी, इसलिए वो उन्हें नाखूनों में मौजूद प्लेटों से काट नहीं सकता था। इस किस्म की रस्सियां हैवी मशीनरी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खसूसी तौर पर बनाई जाती हैं ताकि झटके लगने से टूट ना जाए। कुर्सी लेकर आने वाले का अंदाज और चिसामत और उसका लिबास देखकर और फिर इस रस्सी को देखकर उसने यही अंदाज़ा लगाया कि लोगों का ताल्लुक ट्रांसफॉर्मेशन के बिजनेस से है। लेकिन जिस दलेराना अंदाज में उन्होंने जॉनसन क्लब की पार्किंग में इस पर हाथ डाला, इस पर वो हैरान था कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक आदमी दाखिल हुआ। वो खासा भारी जिस्म का था, उसका चेहरा चौड़ा और मूछें बड़ी थी। इसने सर पर कपड़े की टोपी पहनी हुई थी, ऐसी टोपी जिसमें छोटे छोटे शीशे जड़े हुए थे, और वो बड़े फाखराना अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। उसके पीछे 2 आदमी थे, एक तो वही जो कुर्सी लेकर आया था और दूसरा एक लंबे कद लेकिन दुबले जिस्म का आदमी था जिसकी आंखों का रंग गहरा नीला था। उसका चेहरा लंबूतरा और थोड़ी आगे की तरफ निकली हुई थी और टाइगर उसे देखते ही समझ गया ये आदमी इंतहाई सख्त दिल है। तुम्हारा नाम टाइगर है और तुम बदमाश हो, कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने भारी लेकिन इंतहाई करख्त लहजे में कहा। हाँ, मेरा नाम टाइगर है और तुम कौन हो? टाइगर ने बड़े एतमीनान भरे लहजे में कहा। मेरा नाम शराफत खान है, और सुनो, अगर तुम सीधी तरह बता दो कि तुमने जब फैशन क्लब में जाकर सलामत को उसके ऑफिस में हलाक किया तो तुम्हारे साथ वो 4 आदमी कौन थे, उनके हुलिये और नाम बता दो,
और वो कहाँ रहते हैं ये सब भी बता दो तो तुम्हें उंगली में नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर तुमने बदमाशी दिखाने की कोशिश की तो जाबर तुम्हारे जिस्म की एक एक रग काट देगा, तुम्हारी आंखें निकाल देगा, तुम्हारे जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़ देगा। शराफत खान ने गंभीर लहजे में कहा, क्या तुम सेठ अकमल के लिए काम करते हो? टाइगर ने अंदाजा लगाते हुए कहा, हाँ, मुझे सेठ अकमल ने ये काम दिया है। शराफत खान ने बड़े साफ लहजे में कहा। Like, comment, share, press the bell icon.